अच्छा, तो अभी हमने आज रिएक्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले रिएक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह भी देखेंगे, हम क्यों यूज़ करते हैं, और हम अदर लैंग्वेजेस की बजाय जैसे कि हमने HTML CSS JS की है अभी तक, तो उसके अलावा हम रिएक्ट को करने की वजह क्या है और रिएक्ट हमारे पास है क्या। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी के लिए मैं ये ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, हमने उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। अभी इसके अंदर रिएक्ट JS के फ़ोल्डर के अंदर मैं VS कोड को ओपन कर लूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझें कि रिएक्ट JS है क्या। ठीक है, रिएक्ट JS क्या है। रिएक्ट JS जो है वो एक लाइब्रेरी है JS की। ठीक है, रिएक्ट JS जो है वो एक लाइब्रेरी है JS की। तो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है या फिर हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि हमने बाकी चीज़ें अभी तक देखी थी, तो उसमें हमने जब वेबसाइट बनाते थे या फिर हम कुछ भी करते थे तो हमारे पास ये था कि हम जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो हमारी वेबसाइट दोबारा लोड होती थी सारी। ठीक है, अभी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कि हमने अभी लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, अभी ये एक वेबसाइट है जो कि हमने बनाई थी। तो इसमें अभी हम देखेंगे, जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो हमारी वेबसाइट है ना वो दोबारा लोड होगी। अब हम यहाँ पे गैलरी वाले पेज पे गए हैं, तो आप यहाँ पे देखें हमारी जो वेबसाइट है वो दोबारा लोड होगी। आप यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा, हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे गए हैं, वेबसाइट दोबारा लोड हुई है। हम वापस जाते हैं उसके होम पेज पे, यहाँ पे, तो वेबसाइट दोबारा लोड होती है। अब इसमें ये है कि अगर कोई भी बड़ी वेबसाइट होगी तो वो बार बार लोड होगी तो उतना ज़्यादा टाइम लेगी। तो आपने जब अब देखा होगा कि जब भी आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाते हैं जैसे यूट्यूब पे, तो वो दोबारा लोड नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपके पास स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, अभी ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, एंड अभी हम इन इसमें इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो अपनी साइट है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या सीन है। अभी ये हमारी एक साइट है जो कि हमने रिएक्ट पे बनाई हुई है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी हम देखेंगे, अब जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो हमारे पास जो वेबसाइट है हमारी, वो देखिएगा आप यहाँ पे लोड नहीं होगी दोबारा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, दोबारा रीलोड नहीं होगी साइट। ठीक है, तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे गए हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पाथ चेंज हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे पेज चेंज हो रहा होगा, पाथ प्रॉपर चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो है साइट हमारी रीलोड नहीं हो रही। ठीक है, ये हमारी साइट देखें रीलोड नहीं हो रही अब। तो इट मीन्स के जो हमारी रिएक्ट पे बनी हुई साइट्स हैं वो फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी अदर वेबसाइट्स के। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो होती है स्पीड ही है जो हमारी वेबसाइट को, यूज़र को हमारी वेबसाइट के ऊपर ठहराती है, उस यूज़र को फेमिलियर करती है, मतलब हमारी वेबसाइट के साथ इंगेज रखती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा लोडिंग लग रही है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें वो साइट पसंद नहीं आती, मोस्टली हम उसको लीव करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम रिएक्ट जेएस को यूज़ करेंगे कि ताकि हमारी जो वेबसाइट्स हम बनाएं उसकी परफॉर्मेंस की एक हद तक चेंज हो सके। अब यहाँ पे देखें, वर्ड हम बोल रहे हैं रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस। अब जो रिएक्ट जेएस है ना, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हम यूआई इंटरफेसेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे लाइक यूआई इंटरफेस आपके सामने ये इंटरफेस दिया है। ठीक है, ठीक है,
यूज़र इंटरफेस इनको बोलते हैं। आप इसकी यूज़र इसके साथ आपके इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट होता है, आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब जो फेसबुक है ना वो भी जो डेवलप हुई थी वो भी इसी लैंग्वेज में हुई है। मतलब रिगेट का जो मेन काम है ना वो ये है कि वेब पेजेस को फास्ट और इंटरेक्टिव बनाना, ठीक है, जो उसका मेन काम है। अब जब कोई साइट लोड नहीं होती तो वो फिर जारी सी बात है फास्ट भी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमने इसको क्यों यूज़ करना है। क्योंकि इसको हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये फास्ट परफॉर्मेंस देती है। मींस इसमें एक वर्चुअल डोम होता है, लाइक आप कह सकते हैं वर्चुअल डोम जो होता है वो वेबसाइट को तेज़ रखता है, ठीक है। वर्चुअल डोम मींस आप डोम हमने पढ़ी थी किसमें, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था डोम को, ठीक है। तो अभी आप देखें कि लाइक एक वर्चुअली डोम है जिसमें सारी वेबसाइट एक दफ़ा लोड हो गई, अब उसने दोबारा लोड नहीं होना, ठीक है, हमारी एज़ कम्पेयर टू पीएचपी या फिर हमारी दूसरी वेबसाइट्स की तरह, ठीक है, जो सिंपल हम HTML CSS के थ्रू बनाते हैं। अब इसमें एक और हमें बेनिफिट जो मिलता है वो ये है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स इसके होते हैं वो हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पे ये है ना कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक नैव बार है, ठीक है। ओके, ये नैव बार बनी हुई है, यहाँ पर ये एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ अबाउट का यहाँ पर एक सेक्शन है, ठीक है, आवर स्टोरीज का एक सेक्शन है। तो हम एक दफ़ा उस कंपोनेंट को बना के रख लेंगे। मींस कंपोनेंट मींस पार्ट, हमारी जो वेबसाइट है ना उसका पार्ट एक, ठीक है। हम हम वो एक दफ़ा कंपोनेंट बना के रख लेंगे और उसी कंपोनेंट को बार बार यूज़ करते जाएंगे। जहाँ पे हमें उस कंपोनेंट की ज़रूरत होगी ना हम वहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो हमें इससे ये होता है कि एक ही कोड है ना, लाइक एक दफ़ा नैव बार है तो हमें दूसरे पेज पे वो नैव बार दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक ही नैव बार को जहाँ पे चाहें यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो रिएक्ट है ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। मतलब इसमें HTML का जो पेज होता है वो एक होता है, इसलिए इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें ना हमारा जो फुल पेज होता है ना वो रीलोड नहीं होता है, ठीक है। मतलब बार बार पेज रीलोड नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा पेज लोड हो गया बस वही पेज चलेगा। लाइक सिंगल पेज है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो वो बार बार वही चलेगी बस, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसकी मतलब कम्युनिटी भी ज़्यादा है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नो डाउट और फ्रेमवर्क्स भी आ गए हैं लेकिन रिएक्ट अभी भी पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरह हमें मतलब काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं हम उसको फास्टली बनाते जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो समझें कि लाइक एज्यूम कर लें एक घर है, ठीक है। एंड अगर आप पूरे घर का मतलब पेंट करो, लाइक पूरे घर का पेंट करो तो टाइम लगता है आपको, मतलब ज़्यादा लगता है, ठीक है। पर अगर आप एक रूम का पेंट है, मतलब लाइक एक रूम में है उसका पेंट है, उसका पेंट चेंज हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ वही पेंट होगा। लाइक अभी देखें ना कि एक पूरा घर है, उस एक रूम है जो जिसका पेंट उतरा हुआ है, आप उसका पेंट करोगे ना तो आपको कम टाइम लगेगा। एक पूरा घर है उसका पेंट करोगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह हमारी वेबसाइट है कि लाइक हमारी जो रिएक्ट में बनी वेबसाइट है ना, तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं ना तो जितना कंटेंट हमें चाहिए ना सिर्फ वो चेंज होता है। लेकिन अगर अदर वेबसाइट्स में जाएं तो पूरी वेबसाइट दोबारा रीलोड हो रही होती है, ठीक है। मतलब ये इसी तरह एग्जांपल है, लाइक एक घर है ना तो उसको हम दोबारा दोबारा पेंट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितनी जगह पेंट उतरा है उतनी जगह पेंट करने के बजाय, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट की अभी आपको रिएक्ट जेएस का इसकी समझ लग गई होगी। तो इसी तरह हमारा मतलब पूरा हमें पूरी वेबसाइट नहीं रीलोड करनी पड़ती, हम सिर्फ उतना कंटेंट ही चेंज करते हैं जितना हमें शो करवाना होता है, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे नैव बार वही है लेकिन नीचे वाला कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आप नोड जेएस लिखेंगे,
ठीक है, ये Node.js की वेबसाइट है, इस पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड वाले पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम Node.js को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, गेट Node.js पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉलर डॉट एम एस आई, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी एक फ़ाइल जो है ना .exe फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, उस फाइल को रन कर लेना, सिंपल। उस फाइल को जब आप रन कर लेंगे तो आप के पास Node.js नेक्स्ट 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 करके आप Node.js को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर नहीं करने आती तो इसके लिए रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी हुई है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके आप Node.js के इंस्टॉलेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम उसके बाद हमने अगर Node.js इंस्टॉल हो जाती है हमारी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सेटअप करना है हमारी रिएक्ट का। ठीक है, तो अब हमने हमारे फोल्डर को ऑलरेडी VS कोड में ओपन किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है npm create void @latest, और हमने यहाँ पे अगर डॉट लगा के स्लैश लगा देते हैं तो जो हमारा सेटअप होगा ना वो यहीं पे बन जाएगा। अगर हम डॉट लगा के स्लैश नहीं लगाते या फिर यहाँ पे किसी हमारे ऐप का मतलब फ़ोल्डर का नेम लिख देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ माय ऐप लिख देता हूँ, तो अब ये माय ऐप के फ़ोल्डर में ना मेरा रिएक्ट का सेटअप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, जैसे ही हमने कमांड रन की माय ऐप लिख के, तो यहाँ पे एक कुछ ऑप्शंस आ गए लाइक वेनिला, व्यू, रिएक्ट। तो हमने रिएक्ट जेएस को करना है तो हम यहाँ पे हमारी जो एरो कीज़ होती हैं उनके थ्रू हम रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे कीबोर्ड पे एरो कीज़ होती हैं, हम डाउन वाली एरो की प्रेस करेंगे 2 दफ़ा तो हमारे पास ये देखें, आप यहाँ पे देखें ये बॉल्स है ना, ये रिएक्ट पे आ गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिर ये कुछ ऑप्शन आएंगे, इनमें से हमने जावास्क्रिप्ट को करना है, जावास्क्रिप्ट, सिंपल जावास्क्रिप्ट को, प्लस SWC को नहीं, प्लस रिएक्ट कंपाइलर को नहीं, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं, जावास्क्रिप्ट को। अगर किसी ने टाइपस्क्रिप्ट की हुई है, टाइपस्क्रिप्ट के साथ उसने करना है तो वो टाइपस्क्रिप्ट कर ले, अगर जावास्क्रिप्ट के साथ करना है तो जावास्क्रिप्ट के साथ कर ले, मतलब जो लैंग्वेज जिसको आती है। क्योंकि हमने पहले जावास्क्रिप्ट की हुई है तो हम इसलिए जावास्क्रिप्ट करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे एक रोल डाउन का ऑप्शन आ रहा है, पहले रोल डाउन का ऑप्शन नहीं आता होता था, तो अब आना स्टार्ट हुआ है लेटेस्ट। तो रोल डाउन है क्या कि अब रोल डाउन ना एक हमारा जो है रिएक्ट प्लस वाइट ने ना, रिएक्ट प्लस वाइट के थ्रू हम सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक बंडलर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले जो हमारे पास था वो जो बंडलर था वो था रोल अप का बंडलर। ठीक है, जो रिएक्ट में बंडलर पहले यूज़ हो रहा था या फिर होता था, ठीक है, या फिर रिएक्ट यूज़ करती थी, तो वो बंडलर हमारा था रोल अप का। ठीक है, अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एक और बंडलर जो है रोल डाउन। मीन्स के रोल डाउन बंडलर इसलिए ये है, इसका काम ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उसको बस फास्ट करना है। ठीक है, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसको और ज़्यादा फास्ट करना है। पहले भी हमारी जेएस जो फास्ट है तो इसको और ज़्यादा ये फास्ट कर देगा, इसका और ज़्यादा मतलब इसका और इतना कोई काम नहीं है। एंड ऑल्सो ये इसमें ये है कि ये अभी जो टेस्टिंग फेज़ में है, मतलब टेस्टिंग हो रही है इसके ऊपर, ये स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम अभी के लिए इसको नो कर देते हैं। ठीक है, जब स्टेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वगैरह नहीं लिखेंगे, इसको सेटअप कर देंगे। और ठीक है, अभी हम यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो एंड अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे ही यस करेंगे ना तो हमारे पास पहले ही जो होता था, हमारे पास कुछ कमांड्स आती थी जिनको ये शो करता था। पहले हम cd माई ऐप करके उस फोल्डर में जाते थे, मतलब फोल्डर का नेम होता था ना, हमने माई ऐप फोल्डर रखा है ना, तो ये देखें माई ऐप के अंदर सारा सेटअप आ रहा था। जब हम npm create void @latest हमने किया था
तो ये वाली कमांड हमने रन की थी, तो हमने यहाँ पर माई ऐप फोल्डर का नेम दिया था, तो ये देखें माई ऐप उस फोल्डर का नेम आ गया। अब फिर हम क्या करते थे, हम npm i करते थे या फिर npm इंस्टॉल करते थे। ठीक है, इन दो आप npm i भी कर सकते हैं या npm इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फुल भी लिख सकते हैं। तो npm इंस्टॉल लिखेंगे तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो डिपेंडेंसीज हैं, जो रिक्वायर्ड मतलब डिपेंडेंसीज हैं, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिपेंडेंसी मीन्स आप इस तरह से अभी के लिए लगा लें, एक जनरल से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जस्ट लाइक रिएक्ट को रन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट होता है, जो वेबसाइट है, उसको रन करने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नोड मॉड्यूल्स होते हैं, और उनको हम npm i करके यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम npm रन डेव करते होते थे। ठीक है, npm रन डेव करते थे हम, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया होता था वाइट के साथ। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हमने CRA क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाया होता था तो वो हमारा होता था npm स्टार्ट। अब CRA जो क्रिएट रिएक्ट ऐप था वो भी यही बनाता था स्ट्रक्चर ही। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट बना के देता था। और वाइट भी, वाइट हम इसलिए यूज़ करते हैं, या कुछ लोग इसको वीट बोलते हैं, कुछ लोग वाइट बोलते हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये फास्ट है। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप थोड़ा सा स्लो है इससे, ओके, और लेकिन काम दोनों का सेम ही है। अब यहाँ पे हमने जैसे ही यस किया था तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल होके, तो ये इसने ये उसको रन भी कर दिया है। मींस पहले जो ये कमांड हमें cd और ये 3 कमांड्स खुद टाइप करके रन करनी पड़ती थी, अब हम जैसे ही उसको यस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन तीनों को रन कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके ये जो हमें लोकल होस्ट 5173 दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक जो है ओपन हो जाता है पेज, लाइव सर्वर पेज ओपन हो जाता है। देखें, जो कि रन हो रहा है 5173 पोर्ट पे, और हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बना आ जाता है जो कि रिएक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि ये रिएक्ट का लोगो है, ये वाइट का लोगो है, रिएक्ट प्लस वाइट लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जो कि काउंटर रन कर रहा है। ठीक है, काउंट कर रहा है, ऐड कर। अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं, हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हमने कोई रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाना होता है, रिएक्ट में काम करना होता है, तो हम ये वाला सेटअप सारा एक दफ़ा करते हैं, फिर उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझें, नोड मॉड्यूल्स का मैंने आपको बताया कि ये डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको हम कभी तंग नहीं करते, कभी इसको नहीं तंग करते। अगर हम इसको तंग करेंगे तो फिर ये हमें तंग करेगा, फिर अगर जब ये हमें तंग करेगा तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा तंग होंगे। मीन्स आप अभी के लिए इसको ये समझ लें कि इसको कभी हाथ नहीं लगाना आपने। ठीक है, जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए फिर देख ही लीजिएगा। तो यहाँ पे ना सारी लाइब्रेरीज होती हैं, आप ये समझ लें। अच्छा, तो जो यहाँ पे हमारा पब्लिक फोल्डर है, इसमें अभी जब हम वाइट के साथ सेटअप करते हैं तो इसमें हमारा वाइट का लोगो होता है। ठीक है, और SRC में हमारे सारे कंपोनेंट्स वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, SRC के फोल्डर में, हम SRC के फोल्डर को भी अभी देखते हैं, और बाकी दूसरों को भी। ठीक है, अब SRC में हम फोल्डर्स कंपोनेंट्स बनाएंगे। डॉट गिट इग्नोर होता है कि जब हमने कोई जब हमारा प्रोजेक्ट गिट पे पुश करना है, तो जो हमारी फाइल्स हैं वो अपलोड गिट पे पुश ना हो। लाइक जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गया, हमारा डॉट env फाइल है, क्योंकि डॉट env में हम क्या रखते हैं, हमारी वो रखते हैं APIs वगैरह रखते हैं, एंड हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखते हैं जो कि हम सिक्योर करने चाह रहे होते हैं। अच्छा, अभी उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें HTML की सिर्फ एक फ़ाइल है। आपकी जो रिएक्ट का सेटअप होगा उसमें सिर्फ एक फ़ाइल होगी HTML की। ठीक है, अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लें। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्क्रिप्ट का टैग लगा के SRC में main.jsx को उन्होंने इसके साथ लिंक किया हुआ है। SRC में main.jsx, ये SRC फोल्डर है, इसमें main.jsx है, इसको लिंक कर दिया उन्होंने उसके साथ, हमारी index.html के साथ। ओके, अभी यहाँ पे देखें कि हमारा ये जो ऐप main.jsx है ना, इसमें एक ऐप नेम से जो कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है,
मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कंपोनेंट होता है वेबसाइट का कोई छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। किसी पेज का एक पार्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, वेबसाइट का पार्ट होता है वो। अब हमारे पास यहाँ पे सी एस एस में की दो फाइल्स हैं। जो ऐप डॉट सी एस एस है वो ऐप डॉट सी एस जे एस एक्स के साथ लिंक होगी। आप यहाँ पे देखें इम्पोर्ट हम डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, जो हमारी रिएक्ट में है ना, रिएक्ट में हमारे पास जो लिंकिंग वगैरह होती है ना एक फ़ाइल की दूसरे फाइल के साथ, वो इंपोर्ट वगैरह से होती है। अगर हमने कोई लाइब्रेरी या डिपेंडेंसीज यूज़ करनी है हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं। अगर हम मैंने ये देखें ऐप डॉट सी एस एस बनाई है तो इसको मैंने जे एस एक्स के साथ लिंक करना था, सी एस एस को जे एस के साथ। मतलब यहाँ पे हमारी जो एच टी एम एल और सी एस एस ना, हम एच टी एम एल और जे एस हम एक ही फाइल में लिख रहे होते हैं। जो हमारी ये जो जे एस एक्स है, जे एस एक्स मीन्स होता है जावा स्क्रिप्ट एक्स एम एल, ठीक है, ओके। क्योंकि पहले हमारे पास जेएस की फ़ाइल होती थी, फिर हमारे पास सीएसएस भी हमने देखी, एचटीएमएल भी देखी कि एचटीएमएल की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट एचटीएमएल, सीएसएस की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट सीएसएस, और जेएस की फ़ाइल की होती है डॉट जेएस। अब ये जेएसएक्स है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ओके। हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें एक ही फाइल में लिख रहे होते हैं। मतलब लाइक हम HTML और JSB एक फाइल में लिख रहे होते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम टेलमेंट CSS यूज़ करते हैं तो वो भी हम साथ में ही लिख रहे होते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये इंडिकेटर्स के दरमियान वाला जितना भी डाटा है वो रेज़ कर देंगे। वो डाटा क्यों रेज़ किया मैंने, यहाँ पे ये देखें, वो डाटा, वो यहाँ पे जो डाटा था वो डाटा था जो कि हम यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये वो डाटा था। अब मैं ये दोनों लोगो भी ख़त्म कर देता हूँ एंड ऑल्सो, ठीक है, बस CSS भी हम इसके साथ नहीं लिंक करेंगे अभी के लिए, और CSS की मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इंडेक्स डॉट की फाइल भी डिलीट कर देंगे। और इसी तरह मैं ऐप डॉट, यहाँ पे जो मेन डॉट जे एस एक्स हमारी, उसके साथ से इसका लिंकिंग जो हमारी इंडेक्स डॉट सी एस एस की थी वो भी ख़त्म कर दी मैंने। बस अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये चीज़ें आ गई। मीन्स हमने पब्लिक में हमारी ये इमेजेस वगैरह पड़ी होती हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और एसेट्स में हमारे पास रिएक्ट का लोगो पड़ा हुआ है, ओके। एंड ऑल्सो उसके बाद हमारे पास ऐप डॉट जी एस एक्स है और मेन डॉट जी एस एक्स है, ठीक है। ऐप डॉट जी एस एक्स हमारी वो होती है जिसमें मेन फाइल होती है जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स को रख रहे होते हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब जैसे मैंने एक नैप बार का कंपोनेंट बनाया, मैंने उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर दूंगा। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन दोनों को समझ लें, ठीक है, कि हमारे पास पैकेज डॉट जेसन क्या है। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन हमारे पास वो फाइल होती है जिसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ना, ठीक है। आप समझ लें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। मैंने उस प्रोजेक्ट को बनाते दौरान कहा कि भाई मेरा जो ये वाला पैकेज है ना, लाइक मेरा कोई पैकेज जैसे रिएक्ट राउटर डोम का कोई डोम है, ठीक है, या फिर कोई भी मेरा पैकेज है, जिस तरह हम पाइथन को या फिर हम नोड जेएस को इंस्टॉल करें तो उसका वर्जन होता है ना कि ये वर्जन है इसका यूज़ हुआ हुआ 3 पॉइंट समथिंग, या फिर अभी 20 पॉइंट समथिंग जो भी है। अभी हम जाएं अगर यहाँ पे तो हमारे पास वर्जन यहाँ पे उन्होंने बताया होगा ये 24.11.0 है। तो इसी तरह बाकी डिपेंडेंसीज जो हम रिएक्ट में इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे डिफाइन की गई होती हैं, ठीक है, कि इन इसमें ये डिपेंडेंसीज है, उसका जो वर्जन है वो ये है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। मतलब अगर हम कुछ भी इंस्टॉल करें तो वो यहाँ पे आ जाता है। अभी हम ऐसे करते हैं, हम मतलब कोई भी चीज़ अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी हम इस पैकेज लॉग डॉट जेसन है, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पे आते हैं, ऐप डॉट जे एस एक्स हो गया हमारा। अच्छा, ऐप डॉट जे एस एक्स हमारा होता है कि जिसमें हम अपने इंपोर्ट करते हैं कोई भी कंपोनेंट्स को। अच्छा, तो अभी यहाँ पे ना हम अगर कंपोनेंट बनाते किस तरह से हैं, अभी मैं यहाँ पे ना इसी SRC के अंदर ही कंपोनेंट बनाऊँगा। लाइक मैं यहाँ पे कंपोनेंट नेम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स। अब फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट मीन्स मैं एक पार्ट बनाता हूँ मेरी अ, इसका पार्ट बनाता हूँ मैं हमारी वेबसाइट का। तो
कंपोनेंट बनाते टाइम आपने जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है, ठीक है। ये इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप कोई भी कंपोनेंट बनाओ तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। navbar डॉट jsx किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, आपने ऐसे करना है, आपने एक एक्सटेंशन होगी RAFCE, मतलब यहाँ पे लिखना है आपने ES7 लिखेंगे, तो एक एक्सटेंशन होगी, आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है, एक्सटेंशन लाइक ये, ठीक है, ये कर लेनी है आपने पहली वाली, ठीक है। ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्नाइपर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ एंड ऑल्सो अभी आप जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, आपने कंपोनेंट की फाइल बना ली, ठीक है, कंपोनेंट बना ली। अब उसमें आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे ही आप RAFCE करेंगे या फिर RAFC करेंगे तो एंटर प्रेस करते ही आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर मीन्स अब यहाँ पे देखिए रिटर्न के अंदर आप जो भी लिखेंगे आप अपनी HTML लिखेंगे, ठीक है। मैं कोपायलट को बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आप अपनी HTML लिखेंगे, और वो दो डिव्स के अंदर होगी या फिर आप दो इंडिकेटर जो होते हैं हमारे उनके अंदर कर सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप समझ लें कि ये रिएक्ट का सिंटैक्स है कि रिएक्ट के कंपोनेंट अगर एक बनाया जैसे नैवबार का कंपोनेंट है तो उसकी अगर HTML लिखनी है तो आपने रिटर्न के अंदर इन दोनों के अंदर ही लिखनी है, ठीक है। और जब भी कोई कंपोनेंट बनाएंगे आप तो ये वाला काम आप लाजमी करेंगे। और जो JS होगी आप JS यहाँ पे रिटर्न के ऊपर JS लिखेंगे सारी, जो भी आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम करते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड करेंगे। अब हेलो वर्ल्ड करके यहाँ फिर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं होम नैबर है ना, अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख लिया। अब हमने ये तीन चीज़ हेडिंग्स के अंदर लिख लिया, ठीक है, जनरल लिखा ना अभी। तो अब अगर हमने कंपोनेंट एक बनाया ना, बना लिया ये कंपोनेंट, तो हमने जहाँ पे इसको यूज़ करना है ना वहाँ पे हम इसको लगाएंगे भी, ठीक है। अब जैसे कि नैब बार को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, NAVBAR। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, हमने क्या किया, हमने ये नैब बार बनाई, ठीक है। अब हमने जब इसको इंपोर्ट करना है ना, अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आके अगर इस तरह से करके नैब लिखेंगे ना, ठीक है, और मैं जैसे ही नैब बी का डाला, अब यहाँ पे देखें पाथ भी साथ बता रहा है इसका और नाम भी। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका स्लैश लगाऊंगा, इस तरह से इंडिकेटर बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर जस्ट लाइक ये टैग ओपन की तरह यूज़ होगा, जिस तरह हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग थे ना, आप उस तरह से इसको कंसिडर थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लगा दिया हमने। तो अब जब हम हमारे आउटपुट की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे हमें होम अबाउट और कॉन्टैक्ट मिल गया, ठीक है। तो अभी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, मतलब एक कंपोनेंट हमने बना लिया, हम उसको बनाने के बाद क्या करते हैं, जहाँ पे इसको यूज़ करना है वहाँ पे जाके सिंपल इस तरह से हम इंपोर्ट कर देंगे। अब मैंने एक से ज़्यादा जगह पे करना है तो मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जगहों पे भी मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने एक ही फाइल में 3 दफ़ा इंपोर्ट का लगाया है तो 3 दफ़ा लग गया है, तो मेरे पास आ गया। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमने जो एक दफ़ा चीज़ बना ली हम उसको बार बार यूज़ करना चाहें तो करते जाएंगे, जहाँ पे लगाना है हमने सिंपल इस तरह से हमने इंपोर्ट करके उसको लगा देना है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको इसकी जो है सारी अंडरस्टैंडिंग होगी एंड फर्दर हम नेक्स्ट इसको लेके कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।